দুর্বলতার প্রশ্রয়ের দরুন উভয়ের প্রতি উভয়ের আমন্ত্রণীয় আকর্ষণে প্রত্যেকে প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য হারিয়ে জগা খিচুড়ি পাকিয়ে মাসোয়েফি মিনাসি পুরুষালী নারী সুলভতার এক একটি উদ্ভট সংস্করণ হয়ে দাঁড়ায়। ज्यादा नजदीकियों के वजह से रिलीजिंग इंडल्जेंस ऑफ वीकनेस, तृप्ति के साथ दुर्बलता का प्रश्रय के वजह से, दोनों के प्रति दोनों के आमंत्रण या आकर्षण के वजह से हर कोई प्रकृतिगत वैशिष्ट्य को खोकर एक अजीब अजीब किस्म के मिलावट होकर मासो एफिमिनासी यानी कि पुरुषाली स्त्रीत्व को एक एक उद्भट संस्करण हो खड़ा होता है। ঐকান্তিক মোহে পুরুষ তার চিন্তাচলন, হাবভাব, পোশাক পরিচ্ছেদে নারী সারূপ্য লাভের সাধনায় মশগুল হয়। बहुत ही मोह के वजह से पुरुष उसके चिंता, चलन, हाव भाव, पोशाक आशाक ये सभी में नारियों के जैसे नारी स्वरूप को लाभ करने के साधना में उन्मत्त हो उठता है। নারীও হয় তেমনি ভাবে অস্বাভাবিক রকমের মাস্কুলাইন ইয়ার एटीट्यूड एंड पोज, पुरुष सोचित हाव भाव और भोंगी वाला, और नारी भी उसी तरह अस्वाभाविक रूप से मस्कुलाइन एयर एटीट्यूड एंड पोज यानी कि पुरुष शोषित हाव भाव और भंगिया वाली हो उठती है। ওই হিসাবে সবগুলি ফ্যাক্টরস और फैकल्टीज उपादान ও শক্তি अरेंज्ड नेचर विकृत प्रकृति धरे। उस हिसाब से हर एक फैक्टर या फैकल्टीज यानी कि उपादान और शक्ति डी अरेंज नेचर यानी कि विकृत प्रकृति पकड़ लेता है। एते चैसिटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस प्रवृत्तिर पवित्रता लूजेंड स्खलित हुए पड़े। ইউজেনিক প্রোডাক্ট সন্তান সন্ততিগুলি ফেল করে নিকৃষ্ট হয়। জেনারেশন বংশগুলি জেনারেলি সাধারণত উইক অ্যান্ড ডিস্টর্টেড দুর্বল ও বিকৃত হয় ইত্যাদি অনেক কিছুই কুফল ফলে। इससे चैस्टिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस यानी के प्रवृत्तियों के पवित्रता लूजनड यानी के स्खलित हो पड़ता है। यूजेनिक प्रोडक्ट यानी कि संतान संततियां भी फॉल करता है यानी कि निकृष्ट हो उठता है। जनरेशन यानी कि वंश जनरली साधारण रूप से वीक एंड डिस्टॉर्टेड यानी कि दुर्बल और विकृत हो पड़ता है। ऐसे ही बहुत सारे कुफल दिखाई देते हैं। সেজন্য আমার মতে মাদার মায়ের ডোমেস্টিক টিউটোরিয়াল ক্লাস পারিবারিক শিক্ষা স্তরের পরে কো এডুকেশন সহশিক্ষা হওয়া উচিত না। इसीलिए मेरे मत के अनुसार मदर यानी कि माँ का डोमेस्टिक ट्यूटोरियल क्लास यानी कि पारिवारिक शिक्षा के स्तर के बाद को एजुकेशन यानी कि सहशिक्षा उचित नहीं है। को एजुकेशन सहशिक्षा एर कुफल अनंत। को एजुकेशन यानी कि सहशिक्षा का कुफल बहुत सारे हैं। एते नारी संबंधे प्रोलॉन्ग्ड अननेसेसरी एबनॉर्मल फर्टाइल सेक्स इमेजिनेशन यानी ক্রমাগত নিষ্প্রয়োজন অস্বাভাবিক নিষ্ফল যৌন কল্পনার ফলে পুরুষের সাইকোলজিক্যাল ইম্পোটেন্সি মানসিক পুরুষত্বহীনতা দেখা দেয় এবং নারী মাস্কুলাইন নেচার পুরুষ সচিত প্রকৃতি ইমবাইব আয়ত্ত করার ফলে দাম্পত্য জীবনে পুরুষের মতো অ্যাডোরেশন পূজা চায় এবং তার ফলে শতই ইনফিরিয়র নিকৃষ্টের প্রতি ইনক্লাইন্ড আনত হয় যে কিনা তার হুকুমের গোলাম হয়ে চলবে। ठाकुर जी कहने लगे कि इससे नारी के संबंध में प्रोलोंग्ड अननेसेसरी एबनॉर्मल फर्टाइल सेक्स इमेजिनेशन यानी कि क्रमागत निष्प्रयोजन अस्वाभाविक निष्फल यौन कल्पना के वजह से पुरुष के साइकोलॉजिकल इम्पोर्टेंसी यानी कि मानसिक पुरुषत्वहीनता दिखाई देती है और नारी मस्कुलाइन नेचर यानी कि पुरुषोचित प्रकृति इम्बाइब यानी कि सीख जाने के वजह से दाम्पत्य जीवन में पुरुष के भांति एडोरेशन यानी कि पूजा चाहती है और इसके फलस्वरूप
स्वतः ही इंफीरियर यानी कि निकृष्ट के प्रति इंक्लाइंड यानी कि झुकाव आती है, जो उसके हुकुम का गुलाम होके चले। এতে অগণিত ইনফিরিয়র পিভার্টেড ইস্যু निकृष्ट विकृत संतान जन्माए देशे। इससे बहुत सारे इंफीरियर पिवर्टेड इशू यानी कि निकृष्ट विकृत संतान देश में जन्म लेते हैं। নারী পুরুষের মধ্যে যদি অনারেবল ডিস্টেন্স সম্মানযোগ্য ব্যবধান না থাকে, উভয়ের হেলদি নর্মাল সেক্স প্রোপেনসিটি সুস্থ স্বাভাবিক যৌন সম্বেগ ডাই আউট করে, লোপ পায়। नारी और पुरुष के बीच में अगर ऑनरेबल डिस्टेंस यानी कि सम्मानीय व्यवधान यानी कि दूरी अगर नहीं रहती है, तो दोनों के हेल्दी नॉर्मल सेक्स प्रोपेंसिटी यानी कि सुस्त और स्वाभाविक यौन संवेग डाई आउट यानी कि खो जाती है। लाइफलेस आर्टिफिशियल डेबिलिटेटेड सेक्स लाइफ प्राणहीन কৃত্রিম দুর্বল যৌন জীবন থেকে vigorous লাইফ শক্তিমান জীবন গজায় না। लाइफलेस आर्टिफिशियल डेबिलिटेटेड सेक्स लाइफ यानी कि प्राणहीन कृत्रिम और दुर्बल यौन जीवन से विगोरस लाइफ यानी कि शक्तिमान जीवन नहीं जन्म ले पाता है। नेशन फॉल करे, जाति पड़े जाए। नेशन फॉल करता है यानी कि জাতি নিম্নস্তরীয় हो जाता है। আমার মনে হয় এক জাতীয় নৈতিক দুর্বলতায় ফরাসিদের পতনের অন্যতম কারণ। मुझे ऐसा लगता है इस किस्म के नैतिक दुर्बलता ही फारसियों के पतन का अन्यतम कारण हो उठा था। সমগ্র ইউরোপ আমেরিকা আজও যদি এ বিষয়ে সাবধান না হয়, অদূর ভবিষ্যতে সে তার বিষময় ফল বুঝতে পারবে। पूरे यूरोप अमेरिका आज भी अगर इस बारे में सावधान न हो, तो आगे आने वाले भविष्य में वो उसके इस विस्मय फल को समझ पाएगा। ধর্ম, কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্য বিধ্বংসী বুদ্ধি এবং কো-এডুকেশন স্বশিক্ষা এই দুটো জিনিস আমাদের দেশের মেরুদণ্ড অনেকখানি ভেঙে দিয়েছে। धर्म, कृष्टि व वैशिष्ट विध्वंसी बुद्धि और को एजुकेशन यानी कि सहशिक्षा, ये दोनों हमारे देश के মেরুদণ্ড को কাফি হাদ তক চোট পৌঁছায়া है। যে আঘাত হেনেছে তা সামলে ভারত কবে যে আবার সুস্থ স্বস্থ হবে परमपिता ही जानें। ये आघात जिस तरह से किया गया है, वो संभल कर भारत कब फिर से स्वस्थ स्वस्थ हो उठे, परमपिता ही জানতে हैं। এ দুটি জিনিস ভারতের বুকে যে মারণ প্রভাব বিস্তার করেছে, তার কালকবল থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া সম্ভব কিনা তাও বলতে পারি না। ये दोनों चीजों की वजह से भारत के सीने पर जो मारण प्रभाव विस्तार किया है, उसके इस चंगुल से पूरी तरह से मुक्त होना संभव है क्या नहीं, ये भी मैं नहीं कह पाता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सूरजदा बहुत सुंदर भाव से और बहुत स्पष्ट रूप से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उतना ही निपुणता का साथ इसको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। उपस्थित सभी दादा माँ के तरफ से मैं सूरजदा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज का जो आलोचना प्रसंग है उसको मैं संक्षेप में बता देता हूँ। श्री ठाकुर जी के अनुसार पुरुष और स्त्री का सहशिक्षा उचित नहीं है, क्योंकि अत्यधिक निकटता से दोनों का स्वाभाविक प्रकृति और विशिष्ट गुण नष्ट हो जाते हैं। इससे पुरुष और स्त्री एक दूसरे को नकल करने लगते हैं, जिससे परिणाम स्वरूप विचार, आचरण, वेशभूषा और स्वभाव में अस्वाभाविक विकृति उत्पन्न होती है। सहशिक्षा के कारण प्रवृत्तियों का पवित्रता क्षीण होती है, मानसिक दुर्बलता बढ़ती है, दाम्पत्य जीवन अस्वस्थ हो जाता है और संतानों को गुणवत्ता गिरती है। स्त्री पुरुष के बीच आवश्यक सम्मानजनक दूरी न रहने से स्वस्थ और स्वाभाविक यौन संयम नष्ट हो जाता है, जिससे समाज और राष्ट्र दोनों दुर्बल होते हैं। श्री ठाकुर जी के मत में पारिवारिक शिक्षा शिक्षा के बाद सहशिक्षा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके नैतिक, मानसिक और सामाजिक दुष्परिणाम व्यापक है। ऐसी नैतिक दुर्बलताएं पश्चिम देशों का पतन का कारण बनी है और यदि इससे सावधानी ना बरती गई तो भविष्य में इसके घातक परिणाम और स्पष्ट होंगे। यही है आज का विषय वस्तु का सार। तो इस विषय वस्तु के ऊपर आलोचना करने के लिए पहले मैं श्रद्धेय श्री सूरजदा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करें।
सदैव सूरजदा। जय गुरु। हाजरमंदा जो प्रश्न पूछ रहे हैं, ये बहुत ही एक कठिन, गंभीर और सोचने वाला प्रश्न है कि पुरुष और नारियों का सहशिक्षा होना सही है या नहीं? ठाकुर जी पहले से ही ये मत को उन्होंने कहा था कि पुरुष और नारियों का एक साथ शिक्षा ग्रहण करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसका कारण क्या है? बहुत सुंदर तरीके से ठाकुर जी यहाँ पे डिटेल में और बहुत साइंटिफिक वे में इस चीज़ को आज हम लोग जो पढ़े, उससे पता चलता है कि बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ होने की वजह से, नज़दीकियाँ मतलब जो एक साथ बैठकर पढ़ाई-लिखाई करना, मज़ाक-मस्ती उस टाइम में तो होगा ही और एक-दूसरे को एक-दूसरे के प्रति इन्फैचुएशन होना, आकर्षण बढ़ना, तो ये सारे चीज़ों के वजह से, ये जो घनिष्ठता होती है, इसके वजह से एक तृप्ति तो मिलती ही है एक-दूसरे को क्योंकि ऑपोज़िट नेचर के लोग हैं, तो ऑपोज़िट अट्रैक्ट्स जो हम देखते हैं। क्योंकि 2 मैग्नेट को अगर एक साथ सामने-सामने रखा जाए, तो एक-दूसरे को वो मतलब फेंकता है, आकर्षण नहीं होता है। लेकिन लोहा और चुंबक को अगर एक साथ रखा जाए, तो एक-दूसरे के साथ चिपक जाता है, क्योंकि दोनों का वैशिष्ट्य अलग है। लेकिन जब 2 चुंबक रहता है, तो दोनों का वैशिष्ट्य समान होने की वजह से एक-दूसरे को वो फेंकने लगता है, दूर करने लगता है। तो जब ये दोनों चीज़ जो ऑपोज़िट नेचर के हैं, जब एक साथ बहुत ज़्यादा घनिष्ठता बढ़ जाती है, तो तृप्ति तो मिलती है, एक मानसिक तृप्ति मिलती है, लेकिन इसके साथ-साथ दोनों के वैशिष्ट्य में एक दुर्बलता की सृष्टि होती है। जो दुर्बलता उसके जो वैशिष्ट्य है, जो एक नारी और एक पुरुष के जो प्रकृतिगत वैशिष्ट्य है, उसको खोने लगता है और एक-दूसरे के अंदर एक-दूसरे के वैशिष्ट्य का उद्भावन होता है। एक-दूसरे के प्रति एडमिरेशन के वजह से हाव-भाव, चिंता-चलन और जो पहनावा है, उसमें एक अजीब ही जो मिलावट है, वो दिखाई देता है। पुरुष नारियों के हाव-भाव को नकल करने लगता है। नारियाँ पुरुष की तरह एडमेंट या फिर थोड़ा मस्कुलाइन ब्यूटी के भाव में आकर अपने वेशभूषा, चाल-चलन, बातचीत को अपनाने लगती है। तो इस वजह से क्या होता है, धीरे-धीरे एक मानसिक परिवर्तन आती है। तो क्योंकि वेशभूषा जो है या फिर जो हम रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, वो हमारे मानसिक स्तर को काफ़ी हद तक प्रभाव करता है। तो ये जो एक-दूसरे का नकल करते-करते सबसे बड़ा जो विकृति आती है, वो है उसके प्रकृति में। जब प्रकृति ने पुरुष और स्त्री को बनाया, तो पुरुष के अंदर 5 कलाओं को दिया गया, पुरुष को 5 कलाएँ दी गई और नारी को जब बनाया गया, तो नारी को 16 कलाएँ दी गई। तो जब बनावट में इतना बड़ा एक डिफरेंस है जो भगवान ने दी है, उस जगह पे अगर जो नेचुरल है, उस चीज़ को अगर रिडिफाइन कर दिया जाए, जो उसके वैशिष्ट्यों को मैच ही नहीं करता है, तो वहाँ पे विकृत तो स्वाभाविक है, सिंपल है। आज अगर देखेंगे, बहुत सारे ऐसे लड़कों को खास करके मैं तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करता हूँ क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ। ऐसे कॉलेज में आज के समाज में ऐसे कॉलेजेस में जो को-एजुकेशन, सहशिक्षा का जो एक चलन है, उसको काफ़ी हद तक बंद करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन ही है। तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, जो लड़कियों के जैसे स्वभाव चरित्र वाले हैं और ऐसे बहुत सारी लड़कियाँ हैं, जो लड़कों के जैसे पेश आती हैं। मतलब उनके पहनावे में, उनके हाव-भाव में, बाल जिस तरीके से कटिंग करते हैं, तो देखकर एक अजीब-सा फीलिंग्स आता है कि एक एक लड़की को देखकर जो एक मातृभाव है, जहाँ पे उनको देखकर एक पवित्र प्रेम का एहसास होता है।
एक माँ का स्वरूप जो दिखाई देता है, वो नहीं दिखाई देता है। या फिर एक लड़के का मतलब मैं बहुत ज़्यादा हैरान होता हूँ कि एक लड़का जो है वो मस्कुलाइन ब्यूटी है। वो किस तरह से इतना लचीलापन ला सकता है अपने अपने स्वभाव चरित्र में। वो इतना ज़्यादा एक नारी के लिए इतना ज़्यादा उसका झुकाव क्यों होता है कि वो अपने पुरुषार्थ को खो देता है। ये तो उसके वैशिष्ट्य के सबसे मतलब निकृष्ट किस्म का एक 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 निदर्शन है। तो सोचिए जब को-एजुकेशन के वजह से बचपन से ही एक स्त्री और पुरुष, एक लड़का और लड़की जब इस तरह से वो एक-दूसरे के साथ मिलने की वजह से उसके वैशिष्ट्य में जो एक इतना बड़ा विकृति आ रहा है, जो वो बचपन से लेकर बड़े होने तक वो इस अजीब किस्म के मिलावट में जब वो फँसता जाता है, तो उसका सोचिए, उसका जो मानसिक परिवर्तन है, मानसिक स्थिति का जो परिवर्तन है, वो कितना भयावह होता होगा। जिसके फलस्वरूप जिसके फलस्वरूप जिसके फलस्वरूप प्रवृत्तियों की पवित्रता जो है, वो स्खलित हो पड़ता है। और ये स्खलन के वजह से जो संतान-संतति जन्म लेता है, वो निकृष्ट किस्म के होते हैं। उनका पूरा जनरेशन जो है, वो दुर्बल हो पड़ता है, विकृत हो पड़ता है। क्योंकि ऑब्वियसली एक जनरेशन जो है वो एक एक सुसंतान या फिर एक जो प्रजनन है, सुप्रजनन के वजह से जनरेशन जो है वो अपलिफ्ट होता है। और उस जनरेशन में अपलिफ्टमेंट तब आता है जब मानसिक अपलिफ्टमेंट होता है। एक पुरुष और नारी का जब मिलन होता है, उस अवस्था में उन दोनों का जो स्टेट ऑफ माइंड होता है, वही स्टेट ऑफ माइंड डिसाइड करता है कि वो जो नया प्रजनन के वजह से जो नया वंश आने वाला है, वो किस माइंडसेट को लेके आ रहा है। अगर उस वक़्त अगर उन दोनों के मानसिक स्थिति इतना निकृष्ट और दुर्बल हो, तो वही प्रवृत्ति उस नवजात शिशु के अंदर इम्बाइब होता है। मतलब ये हम लोग सोचते भी नहीं हैं। ये हम लोग सोचते भी नहीं है, लेकिन अगर पौराणिक जो शास्त्र है, उसको अगर ठीक तरीके से पढ़ा जाए, तो इतना सटीक और इतना साइंटिफिक लेवल पे प्रजनन को समझाया गया है, जहाँ पे हम चाहें, तो हम एक उत्कृष्ट संतति का जन्म दे सकते हैं। ये ये कोई आउट ऑफ पैशन आके ये कोई खेल नहीं है। ये कोई खेल नहीं है, ये बहुत बड़ी एक साधना है। क्योंकि मैं एज़ ए पुरुष और मेरी धर्म स पत्नी एज़ ए नारी, हम दोनों का ये बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं मेरे देश को क्या संतान देने वाला हूँ। ये ज़िम्मेदारी है। ये कोई बचकानी खेल नहीं है। ये कोई वो यौन सुख नहीं है कि कुछ भी कर लो और कैसे भी एक संतान जन्म दे दो। नहीं, ये एक साधना है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये बहुत बड़ा एक साधना है, जिसे बहुत साइंटिफिक वे में फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होता है, तो कोएजुकेशन का जो कुफल है, वो बहुत लंबा चलता है। इसलिए ठाकुर जी यहाँ पे बोलते हैं कि ये क्रमागत होता है, निष्प्रयोजनीय होता है, अस्वाभाविक होता है और जो सेक्सुअल लाइफ है वो विफल हो जाती है। क्यों? क्योंकि पुरुष मानसिक रूप से इम्पोर्टेंस बन जाता है। मानसिक रूप से। वो अपने मस्कुलाइन सोच को खो देता है और नारी क्या करती है? नारी उसके ऊपर रूल करना चाहती है। रूलिंग कैपेसिटी में आ जाती है। वो उसको एडोर करती है कि मुझे मेरे अस्तित्व को सम्मान किया जाए, मैं हुक्म चलाऊँ और सब उसके गुलाम होकर चले। ये जो एक अजीब किस्म का एक जो मानसिक जो विकृति है,
वो इस तरह से आने वाले प्रजन्मों के अंदर घुस जाती है, जो एक इंफीरियर प्रीवर्टेड संतान बनाती है। ठाकुर जी जो यहाँ पे बोल रहे हैं कि निकृष्ट और विकृत किस्म के संतान जन्म लेता है। और इसके वजह से वो जो संतान जन्म लेता है ना, वो भी अपने माँ-बाप को, अपने गुरुजन को, वो कभी भी रिस्पेक्ट नहीं दे पाता है, क्योंकि उसका मानसिकता ही उस तरीके से बना है जहाँ पे वो ऑलरेडी विकृत रूप ले चुका है। उसको कितना भी समझाया जाए, कुछ भी किया जाए, वो नहीं हो सकता, ठीक नहीं हो सकता है। सबसे अच्छा उदाहरण जो हमने हमारे पौराणिक जो ग्रंथ है उसमें हम पाते हैं। हम उसमें उसमें पाते हैं कि रावण इतने बड़े ज्ञानी थे, ब्राह्मण थे। उनका वैशिष्ट्य जो था वो उत्कृष्ट होना चाहिए था। लेकिन वो एक ऐसा जघन्य अपराध कर बैठा कि वो एक नारी का हरण कर लिया। आप सोचिए कि कब मानसिकता इतना निकृष्ट हो जाए कि एक नारी के मुँह में आकर उसे अपहरण कर लिया जाता है। मतलब एक इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा साधक, वो किस तरह से स्खलित हो गया। तो मतलब कहीं न कहीं उनके प्रजनन में कहीं न कहीं त्रुटि रह चुकी थी। तो ये जो चीज़ है और ये जो ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि नारी जो है वो मस्कुलाइन नेचर को इम्बाइब कर लेती है और जिसके वजह से वो पुरुषार्थ को एडोर करते हुए वो ये कोशिश करती है कि वो अपना हुक्म चलाए। इसका जो निदर्शन है ये बहुत अच्छी तरह से हम पाते हैं शूर्पणखा के कैरेक्टर में। जब वो हुक्म चलाने का कोशिश करती है तो उसका फलस्वरूप उसका नाक काट दिया जाता है और वही परिणत होता है इतने बड़े एक युद्ध में, वॉर में। तो ठाकुर जी बोलते हैं कि नारी और पुरुष दोनों एक सम्मानीय डिस्टेंस बनाकर रखना चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये सम्मान न रहे, ये रिस्पेक्ट न रहे, तो अपने-अपने वैशिष्ट्यों को पालना या फिर उसे लेकर चलना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये सम्मान ही है या फिर ये एक ऑनरेबल रिस्पेक्ट ही है जो एक दूसरे के वैशिष्ट्यों को अक्षुण्ण रखता है। इसलिए ठाकुर जी बोलते हैं कि ऑनरेबल डिस्टेंस रहने के वजह से एक हेल्दी और एक नॉर्मल सेक्स प्रोपेंसिटी जो है वो कंटिन्यू होता है और अगर ऑनरेबल डिस्टेंस ना हो तो ये सारी बातें जो है वो कहीं खो जाती है और ये खो जाने की वजह से जो संतति या संतान संतति जो जन्म लेता है वो लाइफलेस हो जाता है। वो आर्टिफिशियल और डेलिब्रेटेड सेक्स लाइफ को लीड करता है जिसके वजह से जो एक शक्तिमान जीवन का जरूरत है, जो हमारे समाज को, हमारे देश को आगे बढ़ाने में मदद करना चाहिए या फिर उस तरीके का ऊर्जा चाहिए, वो नहीं मिल पाती है। और ये ऊर्जा ना होने की वजह से जो समाज है, जो जाति है, जो देश है, वो पीछे होने लगता है। और इसका निदर्शन स्वरूप ठाकुर जी यहाँ पे फारसियों का बात कहा। आज हम लोग देख रहे हैं जो पाश्चात्य जो देश हैं, उनका क्या हालत है। किस तरह से विकृत रूप से वो अपभ्रंश के तरफ बढ़े चल रहा है। यहाँ पे सिर्फ एक चीज उल्लेख करूंगा और फिर मैं मेरे शब्दों को विराम करूंगा कि अगर देखा जाए 1835 के पहले तक भारतीय कृष्टि में कहीं पर भी सहशिक्षा नहीं लागू था। 1835 में 34 में मैकोले भारत भ्रमण में आए, उसे भेजा गया क्योंकि तब तक भारत को इस तरह से कैप्चर नहीं कर पाया जा रहा था। मैकॉले जब 1834 में इंडिया घूमने आया, वो सारे प्रदेश में जाकर घूमकर वापस पार्लियामेंट में जाके इंग्लैंड में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि हम 100 साल तक भी अगर कोशिश कर ले तो हम भारत को अपना गुलाम नहीं बना सकते हैं। क्योंकि भारत अपने कृष्टि, अपने संस्कार और ऐतिह्य से भरपूर है और हर एक भारतीय को इसका गर्व है। तो हम उनको मेंटली वीक नहीं कर सकते और तब तक हम उनको अपना गुलाम नहीं बना सकते हैं। तो वो रिकमेंडेशन देते हैं
कि अगर भारत को गुलाम बनाना है, तो उसके शिक्षा को सबसे पहले दुर्बल करना होगा। और उसके फलस्वरूप उन्होंने मिशनरी एजुकेशन सिस्टम का भारत में प्रयोग करता है, जहाँ पे एक लड़का और लड़की, क्योंकि उन्होंने तो पाश्चात्य के जो जो स्टाइल है कि लड़का और लड़की बचपन से एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं, उस मिशनरी जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इंडिया में इंट्रोड्यूस करके सबसे पहले-पहले जो विदेशी भारत में रहते थे, उनके लिए स्कूल बनाया गया और उसमें जो बाबू किस्म के लोग थे समाज में, जो भारतीय बाबू किस्म के लोग थे, जो अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, उन लोगों को भी प्रोत्साहित किया गया कि तुम अपने बच्चों को भी इस एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बनाओ। लेकिन जब बच्चे खेलते थे तो सब तो एक साथ खेलते थे। तो वहाँ पे जो भारतीय बच्चे ये मिशनरी एजुकेशन सिस्टम में नहीं गए थे, उनके अंदर एक आत्महीनता, एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का सृष्टि हुआ। क्यों? क्योंकि जो बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, उसको इंग्लिश बोलने को आ रहा है और उन लोग अपने में इस तरह से मेल-मिलाप करके बात कर रहे हैं। धीरे-धीरे ये जो एक एक बोलते हैं ना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है, वो हमारे देश के इस कृष्टि ऐतिह्य और जो संस्कार है, उसको अंदर से खोखला कर देता है और हम धीरे-धीरे गुलाम बन जाते हैं। जिसके वजह से 300 साल तक अंग्रेज ने हमारे ऊपर हुक्म चलाया। देश पीछे हो गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे अच्छे कृष्टि के वजह से देश को स्वाधीनता मिली, लेकिन बहुत तकलीफ से। इसलिए ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जो आघात दिया गया है, परमपिता ही जानते हो कब ठीक होगा और ठीक होगा होगा भी या नहीं। तो इस बात को हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए और हमें इसका अवेयरनेस हमारे आजू बाजू में फैलाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरे वक्तव्य को इधर ही विराम करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय शिरोधा बहुत सुंदर भाव से और एक तथ्य समृद्ध आलोचना उपस्थापना किया है। बहुत अच्छा लगा। समय का अभाव से दादा कंप्लीट नहीं कर पाया और भी बहुत सुनने को अच्छा हो रहा था। तो अभी मैं श्रद्धेय विजयदा को अनुरोध करूंगा आलोचना करने के लिए। श्रद्धेय विजयदा। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। यहाँ पर जो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। हमने कल का जो सब्जेक्ट था वो भी बहुत इम्पोर्टेंट था और आज का क्योंकि इम्पोर्टेंट कैसे है, मैं कल एक दो आदमी से बात किया था, श्रीकांत दास से और राधे श्याम दास से भी बात किया था कि जो ठाकुर जी का जो मिशन है, ठाकुर जी का मिशन है मनुष्य निर्माण। और मनुष्य निर्माण दो तरह से है। एक तो जन्म के पहले जो है, जन्म ही से मनुष्य अच्छा जन्मे। दूसरा है कि जन्म के बाद मनुष्य निर्माण। तो ठाकुर जी तो ऑलरेडी बोल चुके हैं कि जो जन्मगत जो है प्रकृति जो जो है मनुष्य का, उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं किया जा सकता है ना। तो इसलिए क्या है, जन्म से पहले ही करना है। तो कल का टॉपिक भी जो है जन्म से रिलेटेड ही था। आज का भी टॉपिक जो है को एजुकेशन की बात है, उससे कैसे प्रभावित होता है बच्चों का जन्म, है ना। तो बेसिक पॉइंट यही है और इस पर कुछ ध्यान नहीं हो रहा है एक्चुअली समाज में। तो यहाँ पर जो है मूल प्रश्न क्या है कि जो को एजुकेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना? तो यहाँ पर ठाकुर जी जो बोल रहे हैं, और ठाकुर जी बोल रहे हैं जो विशेषकर जो है यंग बच्चे जो हैं, लड़के लड़कियां, उसका एजुकेशन नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है, आपस में एक दूसरे को अत्यधिक हम एजुकेशन मतलब क्या है, बच्चे घर में कम रहते हैं, बच्चे बाहर ही ज्यादा रहते हैं, है ना। सुबह निकल जाते हैं, शाम में आते हैं, फिर खाना खाते हैं, सो जाते हैं। माँ बाप के संपर्क में कहाँ रहते हैं, ज्यादा नहीं रहते हैं। और आजकल के बच्चों को देखूं, क्योंकि जो है अग्रवाल दाब एजुकेशन सिस्टम में मैं भी उसी में था, मतलब
एक्चुअली हम इमेजिन नहीं कर सकते सिचुएशन क्या है स्कूल कॉलेज में। इमेजिन मैं वहां पर हूं तो भी मेरे इमेजिनेशन से बाहर है। पार्टिकुलरली मैं बात करूं तो क्या मेरा वो ये सब पर नहीं जाता है कि लड़के लड़के क्या कर रहे हैं स्कूल कॉलेज में। लेकिन कुछ टीचर जो होते हैं ना, यंग प्रकृति के टीचर, वो कैच करते हैं लड़के लड़कियों को बिहेवियर। जैसे मैं अपने लाइफ में देखा हूँ कि यंग यंग जो टीचर थे उनके थ्रू मुझे पता चलता है कि क्या चल रहा है कॉलेज में, क्या चल रहा है। वो ऑब्जर्वेशन उनका फास्ट रहता है यंग टीचर का, क्योंकि उसी माहौल से रिसेंटली आए हैं वो। मैं तो जिस माहौल से आया उस टाइम में तो उतना ये सब था भी नहीं। अगर था भी तो शायद मेरा इस तरह से वो मतलब स्वभाव बोलिए जो पारिवारिक जो भी था, है ना, तो उस हिसाब से मेरा उस तरफ ध्यान ही नहीं गया था। तो इस तरह के आगे की जो बात जो ठाकुर जी बोल रहे हैं उससे होता क्या है, मनुष्य का जो है स्वाभाविक प्रकृति, चरित्र, मानसिक संतुलन और भावी जो नेक्स्ट जो पारिवारिक जीवन को विकृत कर देता है, ये सब आफ्टर इफेक्ट है को एजुकेशन का, है ना। तो होता क्या है, मान लिया क्या है को एजुकेशन हो गया। पहले तो ऐसा था कि ठीक है को एजुकेशन था, लेकिन लड़की लड़का अलग बेंचेज रहते थे डिफाइंड, और लड़कों का अलग बेंचेज रहते थे बैठने के डिफाइंड रहता था। अभी आज तो वही नहीं है, अपना सब जो है मैक्सिमम मैं देखता हूँ कि लड़की कॉलेज में देखे होंगे लड़की लड़की के साथ बैठता नहीं है, बैठती नहीं है। लड़का वो अलग ही पेयर बना के बैठते हैं सभी, है ना। और इतना रियल में देखा जाता है कि जो क्या जहां पर लड़का लड़की साथ में बैठता है और टीचर जब एक लेक्चर देते हैं तो उनका ध्यान तो रहता ही नहीं, और जो है वो आपस में ही बातें करते हैं। बहुत डिफिकल्ट होता है क्लास को कंट्रोल करना। और जहां सिर्फ सिंगल रहते हैं, लड़के सिर्फ रहता है, कुछ डिफरेंट बैचेज है। फर्स्ट ईयर में जनरली जो है सेम सब्जेक्ट रहता है, तो कुछ कुछ सेक्शन में जो है सिर्फ लड़के ही रहते हैं, लड़कियां नहीं रहती हैं। तो निश्चित जो है असर दिखता है कि उसका जो है रिजल्ट और जहाँ लड़के लड़की साथ में बैठते हैं उसका जो एजुकेशनल रिजल्ट आता है उसमें फर्क दिखता है। तो क्या हो रहा है, अत्यधिक जो निकटता है उससे होता क्या है, तो जो होता है पुरुष और स्त्री बिना जो है मानसिक वो परिपक्व तो रहते नहीं है। जो रहते हैं ना 10-12 की जो बात करते हैं ना उस समय जो है उसमें मानसिक डेवलपमेंट उतना नहीं होता है। तो आपस में क्या होता है वो जो है भावुकता में बढ़ जाते हैं, और जो आकर्षण होता है लड़कों लड़कियों का आकर्षण जो है वो नेचुरल आकर्षण नहीं रहता है, वो जो ऑब्सेशन में बन जाता है। आसक्ति, आकर्षण और आसक्ति में फर्क है। तो आकर्षण मतलब नेचुरल होता है, आसक्ति मतलब जो ऑब्सेशन जो होता है वो होता है। उससे क्या होता है, जो पढ़ाई लिखाई पर तो ध्यान ही नहीं रहता है। जो एजुकेशन के क्या में पढ़ाई लिखाई चरित्र निर्माण है, उसके गुणों का विकास वो सब नहीं होता है, क्योंकि वो दूसरे जो है झंझट में फंस जाते हैं लड़के लड़कियां आपस में जो है। और आजकल तो बहुत विचित्र है। उससे क्या होता है स्कूल कॉलेज में जो है पढ़ाई, अभी देखे होंगे जहां पर को एजुकेशन है वहां पर लड़के लड़की कैसे जाते हैं कॉलेज। बहुत से बच्चे तो जैसे 10 बजे क्लास है लेकिन घर से बोलते हैं आज मेरा जो है स्पेशल लेक्चर है। बाद में लेट आते हैं तो बोलते हैं मेरा स्पेशल लेक्चर है, माँ बाप को बताते हैं एक्स्ट्रा लेक्चर है। वो घर से जल्दी निकल जाते हैं और लेट घर पहुंचते हैं। ये सब बात हो रही है। तो तो क्या होता है जहां दोनों को एजुकेशन है वो पढ़ाई और इस पर तो ध्यान नहीं देते हैं। वो सबसे पहले कपड़े कैसे पहनना है ना, वहां से आप किसी लड़के लड़की को ऑब्जर्व करना है। अगर उनका ध्यान देखेंगे वो लड़का लड़की घर में अगर हैं और वो अपने जो है कपड़ों पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, मेकअप पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, बॉडी इमेज पर अगर ज्यादा ध्यान दे रहा है तो समझ जाइए कुछ गड़बड़ चल रहा है ना। तो ये सब पर ध्यान ज्यादा हो जाता है उनको, है ना। इससे क्या होता है इसके बाद जो है वो जाते हैं फिर रिलेशनशिप का ड्रामा चालू हो जाता है। और फिर क्या होता है ब्रेकअप होता है। बहुत सारे ये वर्ड तो बहुत सारा जो है हमारे लिए तो नया ही आज के जमाने में, है ना। ये सब वर्ड तो पहले हम जानते नहीं थे। ब्रेकअप होता है, फिर ब्रेकअप होता है, फिर मेंटल टेंशन होता है ना।
वो मानसिक विकृति, मतलब क्या बोले, बहुत फिर वो उनको जो ब्रेकअप का जो बहुत सीरियस इफेक्ट होता है एक्चुअली। ये मुझे अनुभव है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जो अनुभव कर सकता हूँ, जो है जो चल रहा है ना, डेटिंग चालू हो जाता है, फिर ब्रेकअप चालू होता है, तो ये सब जो है, जो जहाँ का हम एजुकेशन लेने जा रहे हैं, वहाँ ये सब ड्रामा जो है ना, इसको बोलते हैं रिलेशनशिप ड्रामा में चालू हो जाता है, उसमें उलझ जाता है सभी। तो परिणाम क्या होता है? फोकस तो होता ही नहीं है पढ़ाई पे, चरित्र निर्माण भी नहीं होता है, और सेल्फ जो है कंट्रोल, आत्म संयम भी नहीं होता है। ये सब बातें हैं। तो इसमें क्या, इसके बाद जो ठाकुर जी बोल रहे हैं मैस्को इफिशिएंसी जो है ने, जो इसका क्या मतलब, इसका एक्चुअली वर्डी मीनिंग होता है कि लिंग परिवर्तन, शारीरिक लिंग परिवर्तन, इसका वर्डी मीनिंग लिखते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है। इसमें जो मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक विकृति की बात ठाकुर जी बोल रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, पुरुष में बोलने चालने का ढंग ही बदल जाता है ना, उसके सोच बदल जाता है, क्योंकि एक साथ पढ़ते हैं तो लड़कियों का गुण लड़के में आ जाता है थोड़ा थोड़ा, और लड़कों का गुण लड़कियों में चला जाता है। तो इससे क्या होता है, सोच बदल जाता है, तो एक दूसरे का गुण एडॉप्ट करने लगते हैं, है ना। तो इसके बाद जो है भावुकता हो जाता है, और स्त्री स्वीकृति पर निर्भरता हो जाता है, उसका उसको सेल्फ ये नहीं रहता डिसीजन, है ना। वो देखता है हम कपड़ा पहने तो ये हमारी जो है पार्टनर जो है उसको पसंद है कि नहीं, ये सोच में लग सकता है ना, या इस दोनों साइड से, है ना। तो उसका कुछ अपना एक है ही नहीं कुछ, तो इससे जो है उसका जो है उसको अप्रूवल सीकिंग हो जाता है। माने लड़की उसको जो है कैसा पसंद करती है ना, उस हिसाब से वो चलने लगता है, लड़का कैसा पसंद करता है उस हिसाब से चलने लगता है, उसका हाव भाव सब चेंज होता है। और जो अग्रवाल दा बोल रहे थे एक दूसरे में, तो गुण भी आ जाता है ना। इसलिए जो बोला जाता है जनरली घर में क्या होता है, छोटे बच्चे को बहुत सारे घरों में देखते हैं ना, लड़का है ना, तो उसको लड़की का ड्रेस पहनना चालू कर देता है, और लड़की उसको लड़का का ड्रेस पहनना चालू कर देता है। आप देखोगे ये बहुत डेंजरस होता है, बहुत बहुत डेंजरस होता है, और मैंने इसको ऑब्जर्व किया है, बहुत ज्यादा नहीं, एक दो जगह ऑब्जर्व किया है। क्या होता है, लड़की को अगर लड़का का ड्रेस पहनना ना चाह देंगे तो उसको लड़के जैसे प्रवृत्ति हो जाती है, और जो है फिर उसको शादी भी नहीं करना चाहेगा, क्योंकि लड़की लड़का बन गया वो फिर वो लड़का के साथ रहना ज्यादा पसंद करता है, वो लड़की जो है इस तरह से उल्टा, जो लड़की लड़की के साथ रहना पसंद कर देता है। ये सब बहुत सारा आफ्टर इफेक्ट हो जाता है। तो सोच और निर्णय में कमजोरी होता है, पुरुष अपने मन से साफ निर्णय नहीं ले पाता है, ये बार बार जो है ना दूसरों की राय पर निर्भर होने लगता है, खुद तय नहीं करता है क्या मतलब है, लोग क्या कहेंगे, वो जो पार्टनर है वो मानेगी कि नहीं मानेगी, उसको पसंद है कि नहीं पसंद है। भावुकता भावुकता जो लड़कों में ज्यादा हो जाता है, माने स्टेबिलिटी नहीं रहती है उसमें। मतलब क्या होता है, वो दिल से ज्यादा सोचने लगता है, विवेक से नहीं सोचता है, और स्त्री स्वीकृति पर निर्भरता हो जाती है उसकी, है ना। वो अपना जो है कुछ उसका सेल्फ है ही नहीं, वो जो है लड़की क्या पसंद करती है, उसको पसंद आएगा कि नहीं, वो सब डिपेंड करने लगता है, और अपनी पहचान को तो खो ही देता है, दूसरों की स्वीकृति में तय करता है, और आत्मगौरव की जगह हो जाता है, स्वाभिमान के बजाय तारीफ, लाइक, मैसेज, परफॉर्मेंस की मूल उसमें सवार हो जाता है ना। ये सब प्रॉब्लम आता है, और निर्णय लेने में भी डर लगता है उसको, क्योंकि वो लड़की के साथ वो लड़की पे डिपेंड हो जाता है, लड़का लड़की पे, खुद का जो निर्णय लेने की क्षमता है लड़कों में वो बंद हो जाती है, और जो है अंदर से कमजोर व्यक्तित्व भी हो जाता है। और स्त्री में क्या परिवर्तन होता है ना, उसको परिवर्तन हो जाता है कि जो प्रभुत्व आ जाता है उसमें, है ना, वो नियंत्रण करना चाहता है लड़के को, है ना, ये आ जाता है। स्त्रियों का जो है रिश्ते में साथ चलने के बजाय वो डोमिनेटिंग हो जाती है लड़की लड़के पर, उसको साथ नहीं देना है। जैसे शादी होता है तो लड़के लड़की जो है एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करते हैं, साथ देते हैं एक दूसरे को
चलने में, लेकिन यहाँ डोमिनेटिंग स्वभाव हो जाता है। और जो इससे क्या होता है, दाम्पत्य जीवन में जो है सहयोग होता ही नहीं है। वो ठाकुर जी बोल रहे हैं पूजा की अपेक्षा होता है ना। तो पूजा की अपेक्षा का मतलब क्या है कि हमारी हर बात को मानो। लड़की समझती है मेरी हर बात को मानो, हमारा पूजा करो, उदय होता है ना। पति नहीं समझता है, वो सेवक समझता है अपना, है ना। और निर्णय में साझेदारी नहीं होता है, आदेश होता है लड़की का। और रिश्ता प्रेम नहीं होता है, बल्कि शक्ति संघर्ष चालू होता है। इसलिए देखेंगे हर घर में आजकल जो दोनों जो कमाने वाला है जो भी, उसमें शक्ति संघर्ष हो जाता है, आपस में एक दूसरे को दबता ही नहीं है ना। मैं बढ़ाऊं कि तुम बढ़ाओ, मैं देखता हूं तुमको, मतलब एक जो प्रेम शादी किस लिए होता है उसकी बात ही नहीं है। और पुरुष में क्या होता है, अपना स्वाभिमान खो देता है ना। स्त्री जो है अपना वो सहयोगी भाव उसमें खत्म होता है। स्त्री का भाव है सहयोगी भाव, लेकिन सभी जो अपने आप को जो एक दूसरे से ऊपर समझने लगता है। पुरुष कभी दृढ़ रहता ही नहीं। ये सब प्रॉब्लम आ जाता है को एजुकेशन का। और एक ये सब अभी टाइम ही नहीं है तो, लेकिन क्या है इसके आगे जो है क्या इफेक्ट होता है अभी देखते हैं लोग। बहुत सारा विदेशों का एग्जाम्पल देते हैं। विदेशों में क्या होता है, वहां तो परिवार नाम की कोई चीज ही नहीं है। डाइवोर्स वेरी फ्रिक्वेंटली डाइवोर्स होता है शादी होते परिवार तो होता ही नहीं वहां पर विदेशों में, है ना। तो ये सब आफ्टर इफेक्ट है। इससे क्या होता है, जो आगे जो हमें टाइम नहीं है, लेकिन इससे क्या होता है संतान जो होता है बहुत विकृत संतान होता है। क्योंकि वो तो ठाकुर जी मिलन के टाइम में जो फिर वही जो भाव आता है पहले का लड़की लड़की का भाव होता है, तो दोगला संतान बोलते हैं। दो आदमी का प्रवृत्ति, दो औरत का जो है गुण उसमें समा जाता है। तो अभी ज्यादा बोलने का टाइम नहीं दादा। जय गुरु, इतना बोल कर समाप्त करता हूँ। जय गुरु दादा, जय गुरु। समय का अभाव से श्रद्धेय पंकज श्रद्धेय विजय दा अपना बात को खत्म नहीं कर पा रहा है, इनकम्प्लीट छोड़ना पड़ रहा है। लेकिन बहुत सुंदर एग्जाम्पल देके, मतलब जीवनीय उदाहरण देके दादा ने विषय वस्तु का आलोचना किया है। बहुत सुंदर लग रहा था सुनने में। तो आज का आलोचना प्रसंगों का समय समाप्त हो चुका है, तो अभी हमको इजाजत दीजिए। सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु दंडपाणि दा, जय गुरु पंकज दा, जय गुरु, सबको जय गुरु। जय सबको गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु तेलंगाना। जय गुरु।